नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस नीति में। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। इसके पहले हमने आपको पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं को पढ़ाया था और बहुत ही अच्छे ढंग से कवर कराया था। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। आपको पता है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो आद्य इतिहास का पार्ट है, प्रोटो हिस्ट्री का। प्रोटो हिस्ट्री में इसको इसलिए रखा जाता है कि इसमें लिपि की खोज तो हो गई थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है वो विकसित थी। हड़प्पा सभ्यता में चीजें लिखी गई थी पर उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसे आद्य इतिहास की श्रेणी में क्यों रखा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का विकास, कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ। तो इसके पहले हमने आपको जब बताया था कि नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादन की अवस्था आ चुकी थी, यानी जो आदिमानव था वो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की श्रेणी में आ चुका था, यानी कृषि जो है वो प्रारंभ हो चुकी थी। तो क्या नवपाषाण काल ने हड़प्पा सभ्यता के विकास में इनपुट दिया था या उसने कोई भूमिका अदा की थी हड़प्पा सभ्यता के विकास के लिए? तो ये चीजें हम देखेंगे पहले, कि देखते हैं कि नवपाषाण काल या खाद्य उत्पादन की अवस्था कैसे धीरे धीरे नगरीकरण की अवस्था में परिवर्तित होती है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता, नवपाषाण काल यानी खाद्य उत्पादन से हड़प्पा सभ्यता यानी नगरीकरण के विकास की कहानी। आज इसी को हम देखेंगे कि कैसे नवपाषाण काल यानी खाद्य उत्पादन की अवस्था नगरीकरण की अवस्था को प्राप्त होती है। तो इस कहानी को चलिए समझते हैं। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में खाद्य उत्पादन की तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि अगर भारत में नवपाषाण काल आया या खाद्य उत्पादन की अवस्था आई तो एक ही साथ आ गई। जनरली हम यही सोच के पढ़ते हैं कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक ही साथ आई, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। खाद्य उत्पादन की अवस्था जो है वो पूरे भारत में एक साथ नहीं आई है, बल्कि तीन अवस्थाओं में उसका विकास हुआ है और सबका समय जो है वो अलग अलग है, सबका क्षेत्र भी अलग अलग है। तो अब ऐसा हुआ क्यों और वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो आप देख पा रहे होंगे जो तीन अवस्थाएं हैं उसमें जो प्रथम अवस्था है उसके जो स्थल है, यानी प्रथम अवस्था जहाँ पे आई थी, खाद्य उत्पादन की पहली अवस्था जहाँ आई, वो था पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र। और उसका जो समय था, टाइम पीरियड, वो 7000 बीसी से लेकर 3000 बीसी। यानी यहाँ पे खाद्य उत्पादन की जो अवस्था है या खाद्य उत्पादन सबसे पहले आया होगा। वहीं दूसरी अवस्था, इसका जो टाइम पीरियड है वो 3000 से 2000 बीसी के बीच का है। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ लगभग 5000 साल पहले ही खाद्य उत्पादन की अवस्था आई है, लेकिन दूसरी अवस्था में वो 4 या 5000 साल बाद आती है। और वो कौन से क्षेत्र थे जहाँ पे ये खाद्य उत्पादन की अवस्था लेट से आती है? तो वो क्षेत्र थे जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के क्षेत्र और मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र। जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम और गुफकराल, पूर्वोत्तर में आप देख सकते हैं कि सरुतरु, ड्यूजल हेडिंग और मराकडीला, ये सारे के सारे स्थल जो हैं वो असम में पाए जाते हैं। फिर मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र चिरांद, चेचर और नरहन, ये ऐसे स्थल हैं यहाँ पे जहाँ पे खाद्य उत्पादन की अवस्था लेट में आती है। किसकी तुलना में? तो पश्चिमोत्तर भारत की तुलना में। फिर वहीं तीसरी अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो है 2000 बीसी से 1000 बीसी। यहाँ तो और भी लेट आ रही है। तो ये स्थल जो है, तीसरी अवस्था जहाँ पे खाद्य उत्पादन की अवस्था आती है, वो दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत में खाद्य उत्पादन की अवस्था अगर आप देखें तो सबसे बाद में आती है, और वो आती है 2000 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच में। ऐसा क्यों होता है कि दक्षिण भारत में खाद्य उत्पादन की अवस्था सबसे लेट आती है? तो उसका रीजन ये है कि दक्षिण भारत की जो पथरीली जमीन थी या जो सख्त जमीन थी, उससे पाषाण औजारों के द्वारा कृषि करना संभव नहीं था। इसलिए यहाँ कृषि बहुत ही सीमित मात्रा में हो रही थी और उसमें भी रागी और कुल्थी जैसी फसलों का ही
उत्पादन हो पा रहा था। लेकिन यहाँ का जो मुख्य पेशा था अभी भी वो था पशुपालन। सोचिए, जहाँ एक तरफ पश्चिमोत्तर भारत में कृषि हो रही है, वहाँ दक्षिण भारत में अभी पशुपालन चल रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो खाद्य उत्पादन की अवस्था थी वो 3 अवस्थाओं में आती है भारतीय उपमहाद्वीप में। प्रथम अवस्था आपने देख लिया, दूसरी अवस्था देख लिया, तीसरी अवस्था। अब रीजन देखते हैं कि पहली जो अवस्था थी पश्चिमोत्तर भारत में, वो पश्चिमोत्तर भारत में ही क्यों आती है? तो पश्चिमोत्तर भारत में खाद्य उत्पादन की अवस्था पहले इसलिए आई, या नवपाषाण काल का विकास सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत में इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ सिंधु नदी पाई जाती है और सिंधु की सहायक नदियां पाई जाती हैं, जिनके द्वारा जलोढ़ मिट्टी का काफी विस्तृत रूप से विकास किया गया। और जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो काफी उपजाऊ होती है, जिसमें कृषि करना बहुत ही आसान और बहुत ही उत्पादकता वहाँ पे होती है। तो इसलिए कृषि उत्पादन की जो बेहतर स्थिति थी वो पश्चिमोत्तर भारत में देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ अधिशेष उत्पादन जो है वो काफी मात्रा में हो रहा था। अब इससे हुआ क्या होगा कि जब अधिशेष उत्पादन जो है वो आया होगा, तो उससे होता क्या है कि जब अधिशेष उत्पादन आता है तो जो भी पॉपुलेशन अन्य कार्यों में लगी होती है या कृषि कार्यों में लगी होती है, उनके लिए अ, उनको अब किसी अन्य काम में लगाया जा सकता है, इसलिए क्योंकि अधिशेष उत्पादन आने की वजह से अब वो किसी और कार्य को भी कर सकते थे। सबको कृषि में लगाने की जरूरत नहीं थी और उस अधिशेष उत्पादन का प्रयोग हम व्यापार में कर सकते थे, शिल्प में कर सकते थे, उद्योग के विकास में कर सकते थे। तो जब अधिशेष उत्पादन आया तो ये सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे विकसित होने लगी। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय नगरी क्षेत्र जो है वो नगरीकरण की अवस्था में पहुंच गया और यहीं से हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत होती है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि पश्चिमोत्तर भारत में ही हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले क्यों आई। तो इसका रीजन यही था जो हमने आपको बताया है। दूसरी अवस्था में ये परिस्थितियां नहीं थी। दूसरी अवस्था में क्या था, बुर्जहोम और गुफकराल जो कि जम्मू कश्मीर के स्थल हैं, यहाँ पे इस काल में एक तो यहाँ की जो जलवायु थी वो कृषि के अनुकूल नहीं थी। तो कृषि के अनुकूल जलवायु न होने के कारण यहाँ अभी भी लोग शिकार एवं पशुपालन पर ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। सोचिए, एक तरफ कृषि हो रही थी तो दूसरी तरफ अभी शिकार और पशुपालन ही चल रहा था। फिर वहीं मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में आएंगे तो चिरान, चेचर, नरहर, यहाँ भी वही स्थिति थी। कृषि हो रही थी लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में। और पूर्वोत्तर भारत में सरुतरु, डोजल हेडिंग और मराकडीला, ये सभी स्थल नवपाषाण काल से सीधे। अब यहाँ हुआ क्या कि देखिए, जब ये स्थल जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और मध्य गंगा घाटी क्षेत्र के जो स्थल थे, ये नवपाषाण काल से सीधे ताम्रपाषाण काल में चले जाते हैं। वो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि यहाँ नवपाषाण काल की अवस्था तो बाद में देखी जाती है, लेकिन नवपाषाण काल से ही ताम्रपाषाण काल जुड़ जाता है इनसे। वो इसलिए कि यहाँ के लोग जो है वो तांबे का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो जब तांबे का प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो ये अवस्था जो है वो नवपाषाण से सीधे ताम्रपाषाण काल में चली जाएगी। यहाँ पे आपको हड़प्पा सभ्यता देखने को नहीं मिलेगी। ये हड़प्पा का विकास यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो ये स्थिति थी। और दक्षिण भारत में जमीन हमने आपको बताया कि सख्त थी। वहाँ पे पत्थर के औजारों से कृषि करना संभव नहीं था, इसलिए यहाँ पे पशुपालन अभी भी चल रहा था और सीमित मात्रा में रागी और कुल्थी जैसे फसलों का उत्पादन किया जा रहा था। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो पश्चिमोत्तर भारत में ही विकसित हुई और उसका रीजन हमने आपको बता दिया, कृषि, अधिशेष उत्पादन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। अब इनके स्थल कौन कौन से हैं तो देखिए, हमने इसको मैप में दिखाया है कि ये स्थल कौन कौन से थे जो नवपाषाण काल से सीधे हड़प्पा काल में विकसित हुए या नवपाषाण काल से विकसित होकर हड़प्पा काल में आते हैं। वो स्थल है मेहरगढ़, रामानढेरी, जलीलपुर, सरायखोला और मुंडीगाक आदि स्थल थे जो ये नवपाषाण काल से सीधे किस में आ जाते हैं, प्राक हड़प्पा काल में देखने को मिलते हैं। तो पश्चिमोत्तर भारत में प्राक हड़प्पा कालीन स्थल, हेडिंग देख लीजिए, पश्चिमोत्तर भारत में प्राक हड़प्पा कालीन स्थल वो कौन कौन से हैं, तो इनको हमने मैप से दिखाया है, आप देख पा रहे होंगे। ये हमने
मैप बनाया हुआ है और ये पाकिस्तान का मैप है पूरा। पाकिस्तान के मैप को हमने प्रांतों में विभाजित कर दिया। ये देख पा रहे होंगे, ये जो प्रांत है ये है पश्चिमी पंजाब का प्रांत। इसके ठीक दक्षिण में आप देख पा रहे होंगे जो राजस्थान और गुजरात से लगा हुआ है, ये सिंध का प्रांत है। फिर इसके उत्तर में जो पश्चिमी पंजाब और सिंध के उत्तर में है, ये बलूचिस्तान का प्रांत, और उसके ठीक उत्तर में जो है वो है खैबर पख्तूनख्वा का प्रांत। ये सारे प्रांत किस में पाए जाते हैं? पंजाब में। अब इनमें देख लेते हैं वो स्थल कौन कौन से हैं जो हमने अभी बताया आपको और कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। तो देख लीजिए खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में ये देख रहे हैं आप, ये है किला तरकाई। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। ठीक उसके दक्षिण में ही रामान डेरी स्थित है। तो रामान डेरी याद रखिएगा, ये खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है। इसको ध्यान से याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। फिर आएंगे आप बलूचिस्तान के प्रांत में। तो बलूचिस्तान में आप सबसे इम्पोर्टेंट स्थल आपको देखने को मिल रहा है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में आप जानते हैं कि सबसे पहले कृषि की शुरुआत हुई और कृषि के रूप में गेहूं और जौ का उत्पादन यहाँ सबसे अधिक हो रहा था। उसके साथ ही साथ कपास का उत्पादन भी मेहरगढ़ से किया जा रहा था। तो मेहरगढ़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है। ठीक, फिर उसके दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो आपको मिलेगा क्या? कुल्ली नाल। बलूचिस्तान के प्रांत में ही स्थित है कुल्ली नाल। तो आप देख सकते हैं ये है कुल्ली नाल। फिर कुल्ली नाल के ठीक दक्षिण में आएंगे मकरान तट पे, तो आपको देखने को मिलेगा बालाकोट। ये बालाकोट, जहाँ बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, याद ही होगा आपको। फिर उसके बाद आ जाएंगे सिंध प्रांत में। तो सिंध प्रांत में दो महत्वपूर्ण स्थल आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर में है कोट दीजी, देख रहे होंगे, जो कि सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। वहीं है आमरी। तो ये दोनों स्थल कहाँ पे हैं? सिंध नदी सॉरी सिंध प्रांत में स्थित है। तो ये तो स्थल थे जो प्राक हड़प्पा कालीन की स्थितियों को दर्शाते हैं। ये प्राक हड़प्पा कालीन के स्थल हैं, यानी इसी से अब हमें हड़प्पा कालीन स्थलों का विकास देखने को मिलेगा। यानी हड़प्पा की प्रारंभिक स्थितियों को ये दर्शाते हैं। तो हमने आपको ये मैप में दिखा दिया। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। अब इसमें क्या है देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज एवं नामकरण। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई और उसका नामकरण कैसे किया गया। तो इसकी खोज कुछ ऐसे हुई कि देखिए, हड़प्पा टीले की ओर ध्यान सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने दिया था। एक अंग्रेज था जिसने सर्वप्रथम इसकी ओर ध्यान दिया था हड़प्पा टीले की तरफ। कब? 1826 में। लेकिन कुछ हुआ नहीं उससे, केवल उसने ध्यान ही दिया और ध्यान देके फिर ध्यान हटा ही लिया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो 1856 में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ। ये याद रखिएगा, 1856 में अंग्रेज गवर्नर उस समय कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। और उसी के समय में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ। और ये रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर कौन रहा था? तो विलियम ब्रंटन एवं जॉन ब्रंटन, ये दोनों भाई थे। इन्हीं को ये कार्य सौंपा गया था। अब हुआ ये कि जब ये रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे तो इनको ईंटों की जरूरत पड़ी और ईंट इनके पास कम हो गए। तो पास में ही एक टीला था, तो इन्होंने सोचा कि क्यों न इस टीले से ही ईंट ले ली जाए। तो इन्होंने इस टीले से काफी सारी ईंटें निकाली, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि ये टीला जो है वो पुरातात्विक महत्व का टीला है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? फिर 1857 का विद्रोह शुरू हो गया, तो ये भी कार्य जो है वो अधूरा रह गया और उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। फिर हुआ ये कि वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में, आप देख पा रहे होंगे 1904 में वायसराय था लॉर्ड कर्जन। उसके समय में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है, जिसके प्रथम महानिदेशक सर जॉन मार्शल को नियुक्त किया जाता है। यानी इसके प्रथम महानिदेशक बनाए गए सर जॉन मार्शल। इन्हीं के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई की। जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी क्या करते हैं? 1921 में हड़प्पा की खुदाई करते हैं। उन्हें भी नहीं पता होता है, लेकिन वो हड़प्पा की खुदाई करते हैं। और खुदाई करने के बाद जब वहां से कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिनके आधार पे वो कह सकते हैं कि यह एक पुरातात्विक महत्व का स्थल है, तब माना जाता है
कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है और इसलिए हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को दिया जाता है, जिन्होंने 1921 में किया। किसके अंडर में? तो जॉन मार्शल के अंडर में। ठीक उसके एक साल बाद राखाल दास बनर्जी जॉन मार्शल के ही अंडर में ये भी मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है और इसे भी पुरातात्विक महत्व का स्थल बताया जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की जो दूरी थी वो 483 किलोमीटर थी, लेकिन दोनों के लक्षण या दोनों में जो पुरातात्विक महत्व के साक्ष्य पाए गए वो सेम पाए गए, तो इसलिए इन्हें एक ही पुरातात्विक या एक ही सभ्यता का स्थल घोषित किया गया। तो ये तो था इनका खोज की खोज कैसे हुआ। तो खोज आप देख रहे हैं कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज और यहीं से हड़प्पा सभ्यता की खोज मानी जाती है। फिर मोहनजोदड़ो जो है वो 1982 में खोजा गया। अब बात आती है इसके नामकरण की कि नामकरण इसका क्या रखा जाए। तो नामकरण को लेकर बहुत सारे विद्वान जो हैं वो अलग अलग बताते हैं, लेकिन सर्वप्रथम 1924 में जॉन मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता कहा। जॉन मार्शल ने ही सबसे सबसे पहले इसे सिंधु सभ्यता कहा था। जब इसके स्थल सिंधु घाटी क्षेत्र के बाहर भी लगे तब इसे सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया था वो एक भौगोलिक नाम था। भौगोलिक नाम का मतलब ये है कि जो सिंधु घाटी की जो सिंधु घाटी या जो सिंधु नदी है उसकी जो घाटी है उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है, अगर इसमें स्थल पाए जा रहे हैं तो इनको एक नाम दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, यानी उसके स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। लेकिन जब उसके स्थल सिंधु घाटी से बाहर मिलने लगे, सिंधु घाटी को छोड़कर उसके भी बाहर मिलने लगे, तब इनके सामने समस्या आई कि अब नामकरण क्या किया जाए, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता नाम था वो भौगोलिक नाम था। भौगोलिक का नाम की मतलब वो एक निश्चित स्थल से ही सिंधु घाटी से ही संबंधित थे, इसलिए उनको नाम दिया गया था। लेकिन अब सिंधु घाटी के बाहर भी मिलने लगे थे, तब इनके नामकरण की समस्या आई। तो पहली बार ये हुआ कि अब इसका नामकरण जो है, जो सबसे पहले स्थल खोजा गया उसके नाम पे रखा जाएगा, जो कि गैर भौगोलिक होगा। तो सबसे पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा, इसलिए इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया और यही सबसे सर्वमान्य नाम है, हड़प्पा सभ्यता। इसका नया नाम, अब जो इसका नया नाम दिया जा रहा है एनसीईआरटी में, वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो ये भी नाम याद रखिएगा, ये इसका नया नाम है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। आप देख पा रहे होंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता। फिर हड़प्पा को तृतीय कांस्य युगीन की सभ्यता भी कहा जाता है। तृतीय कांस्य युगीन, तो क्या इसके पहले भी दो कांस्य युगीन सभ्यताएं थी क्या? तो हाँ, इसके पहले भी दो कांस्य युगीन सभ्यताएं थी, एक मिस्र की सभ्यता और एक मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसलिए इसे तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसमें स्थलों की संख्या की बात करें तो इसमें स्थलों की संख्या जो है, भारत में कुल 917 स्थल खोजे गए हैं, पाकिस्तान में कुल 481 स्थल खोजे गए हैं, जबकि अफगानिस्तान में केवल 2 स्थल खोजे गए हैं। तो ये इनके स्थलों की संख्या का विभाजन है, भारत में 917, पाकिस्तान में 481 और अफगानिस्तान में 2। बात करें प्रजातियों की, यहाँ के लोगों के की मतलब यहाँ के लोग जो थे उनकी कौन सी प्रजाति थी, तो यहाँ के जो लोग थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, मेडिटेरेनियन प्रजाति के। इन्हीं को द्रविड़ प्रजाति के भी कहा जाता है कि ये जो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग हैं यही द्रविड़ हैं, यानी मूल निवासी यही है। अब इसके आगे चलते हैं। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। इसके पहले हमने खोज देख लिया, नामकरण देख लिया, इसके विकास देख लिए। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे कि वर्तमान में 3 देशों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है अफगानिस्तान। ये तीनों पड़ोसी देश हैं और इन्हीं में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हमें देखने को मिलता है। भारत के 7 राज्यों में इसके विस्तार हमें देखने को मिलते हैं। भारत के कुल 7 राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। उनमें से 7 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे उत्तर में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर है, उसके दक्षिण में आएंगे तो पंजाब है, फिर उसके दक्षिण में आएंगे तो हरियाणा है, उसके दक्षिण में आएंगे तो राजस्थान है, राजस्थान के दक्षिण में आएंगे तो गुजरात है,
गुजरात के दक्षिण में आएंगे तो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के दक्षिण में आएंगे तो उत्तर प्रदेश। इस तरह से भारत के ये 7 राज्य हैं जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। तो अब देखते हैं कि कौन सा राज्य है और उससे संबंधित स्थल कौन सा है, उनको खोजा किसने था, कब खोजा था, और वो किस नदी के तट पे स्थित है। इन सबको हम एक ही साथ देख लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनको जरूर याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, कि जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल माना जाता है। तो वो है मांडा। देख पा रहे होंगे मांडा। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, और इसके खोजकर्ता का नाम है मधुबाला एवं जेपी जोशी। मधुबाला एवं जेपी जोशी ने इसे खोजा था, और इसकी स्थिति क्या है, तो ये चिनाब नदी के तट पे स्थित है। मांडा जो है वो किस नदी के तट पे स्थित है, तो चिनाब नदी के तट पे स्थित है। फिर हम उसके दक्षिण में आते हैं पंजाब में। पंजाब में देखते हैं कौन कौन से स्थल हैं। तो पंजाब में आप देख पा रहे होंगे, पहला है रोपड़। रोपड़ की खोज किसने की थी, तो रोपड़ की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की थी। और ये किस नदी के तट पे स्थित है, तो ये सतलज नदी के तट पे स्थित है। बाकी 2 और भी स्थल हैं, ढेर माजरा और चक्के T6, बस इनके नाम याद रखिएगा, इनके खोजकर्ता और नदी का नहीं कुछ करना है। फिर इसके बाद आते हैं हम हरियाणा में। हरियाणा में जो मुख्य स्थल है वो कौन कौन से हैं, तो पहला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की खोज किसने की थी, सूरजभान एवं रफीक ने। रफीक, ये 2 क्या हैं, इतिहासकार हैं या पुरातत्ववेत्ता हैं जिन्होंने इसकी खोज की थी। सूरजभान और रफीक। कब खोजा था, 1969 में खोजा था। राखीगढ़ी और राखीगढ़ी किस नदी के तट पे स्थित है, तो ये घग्गर नदी के तट पे स्थित है। घग्गर या हाकरा भी बोलते हैं इसे। तो ये घग्गर नदी के तट पे स्थित है। फिर उसके बाद आएंगे बनवाली। बनवाली बनवाली जो है, बनवाली की खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कब किया था, 1973 में। ये भी किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। फिर आ जाएंगे हम अगले राज्य में, राजस्थान। राजस्थान में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, तो वो है कालीबंगा। और कालीबंगा की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। कब किया था, 1953 में। ये भी किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। फिर वहीं आप देख पा रहे होंगे गुजरात। गुजरात में कौन कौन से स्थल हैं, तो गुजरात में बहुत सारे स्थल हैं। तो एक एक करके देखते हैं। गुजरात में लोथल। लोथल की खोज की थी SR राव ने। खोजा कब था, 1957 में। और किस नदी के तट पर अवस्थित है लोथल, तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। पता है आपको कि यहीं से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले थे। ये सब हम आगे आपको बताएंगे। पहले जितना हमने बनाया है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। फिर एक एक स्थल की क्या विशेषताएं हैं वो हम आगे आपको बताएंगे। फिर देखिए धौलावीरा। धौलावीरा की खोज किसने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। कब किया था, 1990 में। और ये कहाँ पे स्थित है, तो कच्छ में मानहार मानहर नदी के तट पर अवस्थित है धौलावीरा। फिर देशलपुर। देशलपुर की खोज किसने की थी, M.K. धाके ने की थी। कब किया था, 1963-64 में। और ये भी गुजरात के कच्छ में अवस्थित है। फिर आएंगे सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा की खोज किसने की थी, जगपति जोशी ने की थी। कब किया था, 1964 में। ये भी कहाँ पे अवस्थित है, तो गुजरात के कच्छ में अवस्थित है। फिर आ जाएंगे रंगपुर। रंगपुर की खोज किसने की थी, माधव स्वरूप वत्स ने की थी 1931 में। और ये किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो मादर नदी के तट पे। आप देख पा रहे होंगे गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल हैं। तो गुजरात में पूरे भारत में सबसे ज्यादा हड़प्पा काल के स्थल पाए गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एक ही स्थल है, वो है दायमाबाद। दायमाबाद जो है वो गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर अवस्थित है। और इसकी खोज की थी S.A. सल्ली ने। कब किया था, 1974 में। देख पा रहे होंगे ये प्रवरा नदी के तट पे स्थित है। फिर उत्तर प्रदेश में आएंगे। उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश में जो स्थल है वो है आलमगीरपुर, मेरठ में पाया जाता है। और इसकी खोज किसने किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने किया था 1958 में। और ये किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो हिंडन नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये तो हमने बताया आपको भारत के जो स्थल हैं कि कितने राज्यों में
ये पाए गए हैं और कौन कौन से स्थल हैं। अब देख लेते हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के कितने राज्यों में ये स्थल पाए गए हैं और कौन कौन से स्थल हैं। तो देखिए पाकिस्तान के 3 राज्यों में ये हड़प्पा काल के स्थल पाए गए हैं। पहला है पश्चिमी पंजाब प्रांत। तो पश्चिमी पंजाब प्रांत में अभी आपको हमने मैप दिखाया था, ये देखिए ये है पश्चिमी पंजाब प्रांत। तो पश्चिमी पंजाब प्रांत में कौन से स्थल पाए गए हैं, तो हड़प्पा। पश्चिमी पंजाब प्रांत का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो है हड़प्पा, जो सबसे पहले खोजा भी गया था। इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में। किस नदी के तट पे अवस्थित है, तो रावी नदी के तट पे अवस्थित है। ये ध्यान रखिएगा, हड़प्पा रावी नदी के तट पर अवस्थित है। फिर आते हैं सिंध प्रांत में, जो पाकिस्तान का दूसरा प्रांत है सिंध प्रांत, जो सबसे दक्षिण में था। मकरान तट पे हमने आपको दिखाया था कि गुजरात और राजस्थान से लगा हुआ है सिंध प्रांत। ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है वही है सिंध प्रांत। आप देख पा रहे होंगे ये है सिंध प्रांत का क्षेत्र, सिंध। तो यहाँ पे ये पाया जा रहा है। तो सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो खोजा गया स्थल है, जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी खोज किसने की थी, राखालदास बनर्जी ने की थी 1922 में। और ये किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर, सिंधु के दाहिने तट पर ये अवस्थित है। फिर वहीं सिंध प्रांत में और कौन कौन से स्थल हैं, तो चनहुदड़ो है, जिसकी खोज किसने की थी, एनजी मजूमदार ने की थी 1931 में। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। फिर कोटदीजी, कोटदीजी भी सिंध प्रांत में ही स्थित है, जिसकी खोज घुरिये ने की थी 1931 में, और ये भी सिंधु नदी के तट पर ही अवस्थित है। फिर जो अगला प्रांत है वो है बलूचिस्तान प्रांत। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कौन कौन से स्थल हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है सूतका गेंडोर। इसकी खोज की किसने की थी, आर.एल. स्टाइन ने 1927 में। किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो दाश्क नदी के तट पर अवस्थित है। फिर सोतका को, डेल्स ने इसको खोजा था, कब खोजा था, 1962 में। ये शादी कौर नदी के तट पर अवस्थित है। सोतका को शादी कौर नदी के तट पर अवस्थित है। और बालाकोट, केवल इसका नाम याद रखिएगा, विंदार नदी के तट पर अवस्थित है। वहीं अफगानिस्तान में केवल 2 ही स्थल पाए गए हैं। एक सोर्तगुई, जिसकी खोज हेनरी फ्रैंकफर्ट ने किया था, और दूसरा मुंडीगाक, जिसकी खोज जे.एम. फैसल ने किया था। तो अफगानिस्तान में केवल 2 ही स्थल पाए गए हैं, एक सोर्तगुई और दूसरा मुंडीगाक। सोर्तगुई की खोज हेनरी फ्रैंकफर्ट ने और मुंडीगाक की खोज जे.एम. फैसल ने किया। अब आ जाते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। आप देख पा रहे होंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हमने मैप से ही आपको दिखाने का प्रयास किया है। देखिए ये भारत है, ये पाकिस्तान है, इन्हीं दो, और अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान का हमें देखना नहीं है क्योंकि वहाँ पे लास्ट बिंदु उसके नहीं है। तो हमें देखना इसका आकार। तो आकार हम तभी बता पाएंगे जब इसके उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के लास्ट बिंदु को मिला के देखें। तो हमने मिलाया है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है वो है मांडा। मांडा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो चिनाब नदी के तट पर अवस्थित है। ये सबसे उत्तरी सीमा है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा क्या है, मांडा। किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो चिनाब नदी के तट पर अवस्थित है। तो सबसे दक्षिणी सीमा इसकी क्या है, तो सबसे दक्षिणी सीमा है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये प्रवरा नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये हो गया सबसे दक्षिणी सीमा। फिर उसी तरह हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और हिंडन नदी के तट पर अवस्थित है। ये सबसे पूर्वी सीमा है। वहीं सबसे पश्चिमी सीमा जो है वो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित सूतका गेंडोर है, जो दास्क नदी के तट पर अवस्थित है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इन स्थलों को मिला दें तो एक त्रिभुजाकार आकृति बन रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो उसका आकार त्रिभुजाकार है। ठीक, अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो इसका जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है हड़प्पा सभ्यता का, वो 1400 किलोमीटर आप देख पा रहे होंगे। उत्तर से दक्षिण विस्तार 1400 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम का विस्तार जो है वो
1600 किलोमीटर, और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका जो क्षेत्रफल है लगभग आएगा 22 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन ज़्यादातर किताबों में 20 लाख वर्ग किलोमीटर ही दिया हुआ है, तो हम भी यही मान के चलेंगे कि इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक, सोचिए कि ये अपने क्षेत्रफल में इतनी बड़ी है कि मिस्र की जो सभ्यता है नील नदी में जो विकसित हुई थी, हड़प्पा का क्षेत्रफल मिस्र की सभ्यता का 20 गुना, यानी मिस्र की जो सभ्यता है जो कि नील नदी में विकसित हुई थी उसका ये 20 गुना है। वहीं अगर मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों की सभ्यताओं को मिला दिया जाए तब भी वो उनसे ये 12 गुना बड़ी है। यानी जो हमारी सभ्यता है वो दोनों सभ्यताओं के संयुक्त रूप से भी 12 गुना बड़ी है। सोच लीजिए कितना इसका क्षेत्रफल रहा है। उसके बाद बात करते हैं समय निर्धारण पे। तो आप देख पा रहे होंगे इसका जो समय निर्धारण है वो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग ढंग से किया है, लेकिन कार्बन 14 के आधार पे इसका जो समय है वो सबसे सर्वमान्य समय माना गया, और वो है 2300 बीसी से 1750 बीसी। ये कार्बन 14 के आधार पे निकाला गया है। तो ये हो गया इसका समय निर्धारण। अब हम देख लेते हैं हड़प्पा कालीन जो भी स्थल है उनको थोड़ा मैप में हम देख लेते हैं कि कौन सा स्थल कहाँ पे स्थित है और किस नदी के तट पे स्थित है। तो देख पा रहे होंगे ये है हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है, और कहाँ पे है ये, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक, फिर ये मांडा। मांडा देख पा रहे होंगे ये जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के तट पे स्थित है। फिर वैसे ही अब देख पा रहे होंगे, फिर हम आएंगे इधर फिर आ जाइए आप, ये है घग्गर और हकरा नदी। तो देखिए घग्गर और हकरा नदी के तट पे स्थित है पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही गनवेरी वाला। ये आप देख पा रहे होंगे ये गनवेरी वाला। फिर उसके दक्षिण में आएंगे तो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है, बाएं तट पर है सिंध प्रांत में ही कोट दीजी। जबकि दाएं तट पे मोहनजोदड़ो स्थित है। फिर उसके दक्षिण में आएंगे तो सिंधु नदी के बाएं तट पे चनहुदड़ो स्थित है, जबकि सिंधु नदी के दाहिने भाग में बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पे देखेंगे तो सोतका को स्थित है, और सोतका गेंडोर स्थित है। सोतका गेंडोर जो है वो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ये देख पा रहे होंगे ये सोतका गेंडोर बलूचिस्तान, ये वाला पार्ट जो है वो बलूचिस्तान का प्रांत है, तो यहाँ पे सोतका गेंडोर है, और ये वाला जो भाग है वो है सोतका को। फिर आ जाएंगे हम भारत में, तो गुजरात में देखिए, गुजरात में ये जो स्थित है कच्छ में, ये देशलपुर। फिर कच्छ में ये भी स्थित है धौलावीरा। फिर उसके दक्षिण में आएंगे तो सुरकोटड़ा मिलेगा आपको। फिर उसके दक्षिण में आएंगे तो लोथल मिलेगा। ये जो भाग है जो एकदम कच्छ की खाड़ी के तट पर अवस्थित है ये है नागेश्वर। फिर आप आ जाएंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में देखिए ये प्रवरा नदी के तट पर अवस्थित है दायमाबाद। फिर यहीं जो हकरा घग्गर नदी है इसके तट पे देख लेते हैं कौन कौन से स्थल स्थित हैं। तो ये है हकरा घग्गर नदी, या सरस्वती नदी भी इसे कहा जाता है। तो इसके तट पे अवस्थित है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। बनवाली भी इसी के तट पे अवस्थित है जो कि हरियाणा में ही है। फिर राजस्थान में आएंगे तो कालीबंगा इसी के तट पे अवस्थित है, घग्गर हकरा नदी के तट पर ही। और फिर पाकिस्तान में चले जाएंगे तो गनवेरी वाला, ये पाकिस्तान चली जाती है, फिर जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में ये मेरठ वाले क्षेत्र में हिंड नदी के तट पे आलमगीरपुर स्थित है, जो कि सबसे पूर्वी पॉइंट है इसका हड़प्पा सभ्यता का। फिर आ जाएंगे आप सतलज नदी के तट पे पंजाब में, तो देख लीजिए ये है रोपण। रोपण ये रावी नदी के तट, सॉरी सतलज नदी के तट पर अवस्थित है रोपण पंजाब प्रांत में। तो ये तो थे हड़प्पा कालीन स्थल या हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थल। इनको हमने मैप से दिखाने का प्रयास किया है। तो ये था हड़प्पा सभ्यता का स्थल। इसके पहले हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ। फिर इसके पहले हमने देखा था
कि हड़प्पा सभ्यता की खोज एवं नामकरण कैसे किया गया। फिर हड़प्पा सभ्यता के ये जो प्राक हड़प्पा कालीन स्थल हैं उनको हमने मैप से देखा, और फिर हमने देखा था कि जो खाद्य उत्पादन की अवस्था है वो कितनी अवस्थाओं में बटी है और कैसे हड़प्पा सभ्यता का इनसे विकास हुआ है। तो इतनी चीज़ें हमने आज देख ली। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आप लोगों से एक निवेदन है दोस्तों कि अगर आप इसके पहले की क्लास नहीं देखे हैं तो उस क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने पूरे टॉपिक को कॉन्सेप्चुअल ढंग से बताया हुआ है। एक टॉपिक अगले वाले टॉपिक से लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। तो अगर आप पहले टॉपिक को देखेंगे, पहली क्लास को देखेंगे, तो उसे जोड़ते हुए आप हड़प्पा सभ्यता कैसे विकसित हुई बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों।